गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द डीएवी कॉलेज ऑनलाइन ई लर्निंग ऐप। तो आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेट की क्लास में, दैट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है और उसके रिगार्डिंग एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसको सिंपली SHO से डिनोट किया जाता है। SHO। हर कोई आपके पास एक पार्टिकल है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा है, तो उस पार्टिकल को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक कोई ऐसा पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, उसकी बात करते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अब स्पेशली अपने पहले डिस्कस करेंगे वन डायमेंशनल, यानी वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आपके पास एक कोई पार्टिकल है, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन कर रहा है, ये उसकी मीन पोजिशन है। तो यहां से एक बार क्या करता है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाता है, फिर वापस मीन पोजिशन पे आता है, फिर यहां से दूर जाता है नेगेटिव एक्सिस, फिर वापस वहीं पे आता है। तो ये मोशन है एक्चुअली उसकी, टू एंड फ्रो फ्रॉम दी मीन पोजिशन। एक बार यहां से इस तरफ जाएगा, फिर वापस उसी पोजिशन में, फिर वहां से नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग। तो इस टाइप की मोशन को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली। तो इस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तब होता क्या एक्चुअली, अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, श्रोडिंजर इक्वेशन लिखते हैं, श्रोडिंजर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं एक्चुअली, उन सारे रिजल्ट्स का आपको क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है। तो अपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन फंक्शंस क्या हो सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आइगन स्टेट भी बोलते हैं, और डिफरेंट एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या हो सकती है। यानी 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको क्या करना है, एनर्जी आइगन वैल्यूज और आइगन स्टेट्स लिखनी है। 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके लिए वो किसी एक पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मोशन करता है, वो ओमेगा मान लेते हैं आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप एनर्जी आइगन वैल्यूज देखते हो, तो यानी एनर्जी आइगन वैल्यूज का एक्सप्रेशन आपको कुछ ऐसा मिलता है, एनर्जी आइगन वैल्यूज। तो En इज इक्वल टू n प्लस हाफ और इंटू एच कट ओमेगा। ये एक्सप्रेशन किसका होता है, एनर्जी आइगन वैल्यूज के लिए। और इसके लिए जो एन की वैल्यू पॉसिबल होती है वो क्या होती है, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। मैंने आपको बताया था 1D बॉक्स और 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसमें डिफरेंस ये होता है, 1D बॉक्स में तो एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, और इसमें एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ध्यान रखना होता है एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है आपके पास। तो आपके पास जो 1D बॉक्स था उसमें n इज इक्वल टू 1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग था, ग्राउंड स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग n इज इक्वल टू 1 था। और यहाँ पे अगर ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो n इज इक्वल टू 0 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू आप 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 प्लस हाफ हाफ, यानी E0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ एच कट ओमेगा। तो वो एनर्जी किसकी होती है, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी, या फिर उसको 0 पॉइंट एनर्जी भी बोलते हैं। फिर फर्स्ट एक्साइटेड के लिए क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1, सेकंड एक्साइटेड के लिए n इज इक्वल टू 2 एंड 3 ऑन। तो यहां से भी अपने कंक्लूड कर लेते हैं सेम वही जैसा आपके पास 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में था, ऑल एनर्जी लेवल्स आर नॉन डीजनरेट, यानी सारे एनर्जी लेवल्स की एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो n इज इक्वल टू 0 रखोगे तो कुछ एक फिक्स वैल्यू आएगी, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो कोई आपको अनदर वैल्यू मिलेगी, 2 रखोगे तो कोई और अनदर वैल्यू मिलेगी, डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी आपको। तो नॉन डीजनरेट और वैल्यू सारी अलग अलग है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट। तो यहां से आप कंक्लूड करके ये बता दोगे, ये 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको एनर्जी आइगन वैल्यूज मिलती है वो क्या होती है, नॉन डीजनरेट एंड डिस्क्रीट। नॉन डीजनरेट एंड डिस्क्रीट, डिस्क्रीट एनर्जी आइगन वैल्यूज। तो ये ध्यान रखना, ऐसे आपसे पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी वैल्यूज होती है वो डिस्क्रीट होती है, नॉन डीजनरेट होती है, नॉन डीजनरेट होती है। तो अपन क्या बोलेंगे, नॉन डीजनरेट होती है, या डिस्क्रीट होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। तो आपको साफ साफ पता चलता है एन की डिफरेंट वैल्यूज रखने पे ई की भी आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज। तो ये पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके इसका जो वेव फंक्शन है साई एन एक्स इज इक्वल टू, तो वो वेव फंक्शन आपको कुछ ऐसा मिलता है, अल्फा अपॉन 2 टू द पावर, यहाँ पे साई एन अल्फा एक्स होता है, थोड़ा सा क्लियर रखना, अल्फा एक्स 2 टू द पावर n इंटू में फैक्टोरियल n इंटू में रूट पाई
पावर हाफ और इनटू में होता है एच एन एल्फा एक्स और ई टू द पावर माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ पे एल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, वेयर एल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम ओमेगा अपॉन एच कट। ये वैल्यू किसकी होती है, एल्फा एक कोई नया पैरामीटर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एम ओमेगा अपॉन एच कट होता है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हो 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को यूजिंग श्रोडिंजर इक्वेशन मेथड, तो आपको एनर्जी आइगन वैल्यूज का ये एक्सप्रेशन मिलता है, और वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जिसको आप आइगन स्टेट बोलते हो उसका ये वाला एक्सप्रेशन मिलता है। यहाँ पे ये टर्म ध्यान से रखेंगे, तो ये एल्फा अपॉन 2 टू द पावर n और इनटू में फैक्टोरियल n और इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ पाई, पूरे की होल पावर क्या होती है हाफ इनटू एच एन एल्फा एक्स। यहाँ पे एक्चुअली एच एन एल्फा एक्स होता है ना, इसको बोलते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल। जैसे पी एन एक्स क्या होता है लेजेंडरी पॉलिनोमियल, तो इसको बोलते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल। तो आप एमएससी प्रीवियस का जो आपका फर्स्ट पेपर होता है क्लासिकल मैकेनिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स वाला, उसमें आप 4 टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करते हो। को अलग अलग टेक्निक होती है, एक तो लेजेंडरी होती है, लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, और फोर्थ होती है लोगरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आप पॉलिनोमियल्स डिफाइन करते हो 4 टाइप्स के। तो एच एन एल्फा एक्स उनमें से एक पॉलिनोमियल होता है, इसको क्या बोलते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल, जो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे ये हर्माइट पॉलिनोमियल की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से आप वेव फंक्शन की ये फॉर्म याद रखोगे। अब यहाँ पे भी सेम वही है, n इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या होने वाला है, n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो ये आपके n की डिफरेंट वैल्यूज पार्टिकल की डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स और आइगन स्टेट्स को एक्सप्रेस करेगी, डिनोट करेगी। तो ये आपको दोनों रिजल्ट्स है वो डायरेक्ट याद होने चाहिए। ये 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है। एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या होती है, डिस्क्रीट एंड नॉन डिजनरेट होती है, और ये वेव फंक्शन का नेचर होता है। और अब आपको इसको देख के पूछा जा सकता है, अभी आपका ये तो एक कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट है ना पूरा पावर हाफ में, ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो ये तो वहां से क्या, ये अलग आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो रही। ठीक है, एक्स पे डिपेंड नहीं करेगी ये चीज, एक्स पे एक तो ये चीज डिपेंड कर रही है और एक ये वाला पार्ट डिपेंड कर रहा है एक्स पे। एक्स पे डिपेंडेंट ओनली आपके पास 2 ही पार्ट है, सेकंड पार्ट और ये थर्ड वाला पार्ट। तो यहां से अगर आपको ओड इवन देखना हो, यानी आपका हर्माइट पॉलिनोमियल होता है ना, और लेजेंडरी होता है, बेसिल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती है, अगर उसके पैरों में लिखा हुआ ये सबस्क्रिप्ट n इवन है तो वेव फंक्शन आपको पॉलिनोमियल भी क्या होता है इवन, अगर n ओड होता है तो पॉलिनोमियल भी क्या होता है ओड फंक्शन ऑफ x होता है। तो यहां से अपने कंक्लूड करेंगे, अगर n इज इक्वल टू आप 0 2 4 6 रख रहे हो, इसका मतलब आप इवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग hn क्या होगा आपका इवन होगा, इवन फंक्शन ऑफ x होगा। अगर आप n की ओड वैल्यूज रख रहे हो 1 3 5 एंड 7 एंड सो ऑन, तो आपका ये hn क्या हो जाएगा ओड फंक्शन हो जाएगा। इसकी पैरिटी तो यहां से जज कर लेंगे, इवन होगा ओड होगा। इसको देखा जाए गौर से तो ये आपको डायरेक्टली कंक्लूड करके बता रहा है ये फंक्शन है x का इवन फंक्शन है, क्योंकि e की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है x का इवन फंक्शन होता है, तो ये फंक्शन तो इवन है और ये डिपेंड करेगा n पे। अगर n इवन है तो ये भी इवन हो जाएगा, फिर इवन इंटू इवन क्या हो जाएगा, टोटल फंक्शन आपका क्या हो जाएगा साइन x इवन हो जाएगा। अगर यहाँ पे n ओड है तो ये ओड इंटू इवन क्या होगा ओड फंक्शन होगा, फिर वो क्या हो जाएगा ओड हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपको साई की पैरिटी चेक करनी हो डायरेक्टली, वो इवन पैरिटी का है या फिर ओड पैरिटी का है, तो आप h की तरफ देखोगे। अगर n इवन रखा है आपने तो ये इवन के लिए h भी क्या होता है, यानी हर्माइट फंक्शन भी क्या होता है इवन फंक्शन ऑफ x होता है। अगर n की वैल्यू ओड है तो वहां से आप जज कर लोगे ओड है। तो ये 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट एनर्जी आइगन वैल्यूज एंड डिफरेंट आइगन फंक्शंस, और यू कैन सी दैट डिफरेंट आइगन स्टेट्स कैसे लिखी जाती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपको ये गिवन होती है इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में, आपका पार्टिकल है वो ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, सेकंड में एंड सो ऑन, तो उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो डिजनरेट होंगे नॉन डिजनरेट होंगे, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो आपको इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन कैसा है, क्या क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इन रिजल्ट्स को किसी पर्टिकुलर एन की वैल्यू के लिए लिखोगे और फर्दर प्रोसीड करोगे। क्लियर? तो ये अपने पास स्टैंडर्ड रिजल्ट थे किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। और यहाँ पे ध्यान रखना अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है एम ओमेगा अपॉन एच कट होता है।
m मास ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, h कट आपको पता है क्या होता है, डिराक्स कांस्टेंट होता है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर गिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये फिक्स डेटा आपको गिवन होता है। अब इस वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को थ्री डायमेंशन के लिए जनरलाइज करके लिखा जाए तो कैसा रिजल्ट आएगा वो देखने अपने को। तो अलग अलग क्या करेंगे अपने, ये तीनों अलग अलग एक्स एक्सिस के लिए इसका रिजल्ट लिखोगे, वाई एक्सिस के लिए रिजल्ट लिखोगे और जेड के लिए इसकी वैल्यू लिखोगे, क्या होगी वो लिखोगे। और फिर आपके पास क्या होगा, वैसे टोटल वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, तीनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया जाएगा। और अगर इसकी बात करेंगे तो एक्स एक्सिस के लोग एनर्जी क्या होती है वो लिखोगे, वाई के लोग एनर्जी क्या होती है वो लिखोगे, फिर जेड एक्सिस के लोग एनर्जी क्या होती है वो लिखोगे, और फिर तीनों का क्या कर दोगे, सम कर दोगे। तो एनर्जी वाले केस में तो तीनों एनर्जी का आप सम करते हो, और अगर आपको सिस्टम का कंबाइंड वेव फंक्शन चाहिए तो उनका क्या करते हो, आप प्रोडक्ट करते हो, साई 1 इंटू साई 2 इंटू साई 3, या फिर साई एक्स इंटू साई वाई इंटू साई जेड। तो ये रिजल्ट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। तो अब यहां से कंक्लूड करके देखा जाए तो अपने थ्री डायमेंशन के लिए रिजल्ट लिखते हैं कि आपको भाई क्या रिजल्ट मिलेगा। तो अब अपने पास है थ्री डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्या होता है उसको कैसे स्टडी करते हैं। तो 1D की बजाय आपका पार्टिकल मोशन कर रहा है वो तीनों एक्सिस के लोग जा रहा है, वो एक्स एक्सिस के लोग भी जा सकता है, वाई एक्सिस के लोग भी जा सकते हैं और जेड एक्सिस के लोग भी जा सकता है, ठीक है। तो 3D के लोग अब उसकी अलग अलग एक्सिस के लोग एनर्जी की वैल्यू अलग अलग है वो लिख देते हैं अपने, जैसे एक्स एक्सिस के लोग एनर्जी की वैल्यू ई एन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस हाफ और इंटू एच कट, और ओमेगा किसका आ जाएगा, ओमेगा एक्स, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर ए गिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर अलोंग वाई एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस, ये ई एन एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही वाई एक्सिस के लोग एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनर्जी आइगन वैल्यू, तो हो जाएगा एन वाई प्लस हाफ और इंटू एच कट ओमेगा वाई। सिमिलरली एन जेड यानी जेड एक्सिस के लोग एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, एन जेड प्लस हाफ और एच कट इंटू ओमेगा जेड, ठीक है। और अगर कंबाइंड बात करेंगे टोटल सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, उसको एक साथ ऐसे लिखा जाए ई एन एक्स एन वाई और एन जेड इज इक्वल टू। तो अब देखो इसमें क्या कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, कोई सी टर्म्स कॉमन आ रही है या फिर अगर कोई कॉमन आ रही है तो ठीक है, अगर कॉमन नहीं आ रही है तो उसको कैसे लिखा जाए। तो यहां पे एन एक्स एन वाई एन जेड इनकी वैल्यूज भी क्या होती है, सेम वही, जैसे आपके एन अगर 1D था तो एन की वैल्यू 0 से वेरी कर रही थी, तो यहाँ पे एन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन, एन वाई भी क्या होगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक, और एन जेड भी क्या होगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यूज पॉसिबल होगी। अब अगर आपको कंबाइंड सिस्टम की एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो इस रिजल्ट को कैसे लिखेंगे, तो तीनों का सम कर देंगे अलग अलग, यानी आपके पास क्या आ जाएगा ई ऑफ एन एक्स प्लस ई ऑफ एन वाई और प्लस ई ऑफ एन जेड। तो आप तीनों टर्म्स को क्या करोगे, सम की फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस कर दोगे। और अब यहां से एक और वर्ड डिफाइन करता हूं मैं, एक तो होता है आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, और एक होता है एनाइसोट्रोपिक। एक होता है आइसोट्रोपिक और एक होता है एनाइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है अगर आपके पास कोई एक पार्टिकल है उसका ऑल डायरेक्शंस में बिहेवियर क्या हो, एक जैसा हो, आइडेंटिकल हो, सिमिलर हो। जैसे पार्टिकल की यहाँ पे बिहेवियर का मतलब एक्स एक्सिस के लोग उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, वाई एक्सिस के लोग उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, एंड जेड एक्सिस के लोग उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। अगर वो सेम है सारी वैल्यूज तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऐसे पार्टिकल के सिस्टम को बोलते हैं आइसोट्रोपिक सिस्टम। अगर तीनों की वैल्यूज डिफरेंट है, जैसे ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक। तो अपने जनरल केस तो क्या होता है एनाइसोट्रोपिक का, उसका पर्टिकुलर केस क्या होता है आइसोट्रोपिक, मतलब जो तीनों वैल्यूज क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। तो इसमें ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई और ओमेगा जेड आपस में इक्वल नहीं होते हैं। और आइसोट्रोपिक में क्या होते हैं, तीनों वैल्यूज क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा जेड, इसको फिर किसके इक्वेट कर देते हैं, ओमेगा के। तो अगर आपके पास आइसोट्रोपिक वाला केस बन गया, एन आइसोट्रोपिक हो तो आप ऐसे सेपरेटली अटेम्प्ट कर ही दोगे,
एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या आएगी। और इसके लिए आप वेव फंक्शन भी लिख दोगे। वेव फंक्शन क्या आएगा, एक्स एक्सिस के लोग आपने जैसा लिखा था वैसा ही वाई एक्सिस के लोग लिखोगे, वैसा ही जेड एक्सिस के लोग लिखोगे, फिर तीनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर यहाँ पे लिखना हो तो ये एनर्जी वाला एक्सप्रेशन तो यहाँ पे इसको एज इट इज पुट करके ये वाला लिख दोगे, जैसे ई एन एक्स एन वाई एन जेड इज इक्वल टू तीनों का सम करके प्लस ई एन ऑफ वाई और प्लस ई एन ऑफ जेड। अगर आपको वेव फंक्शन लिखना पड़ जाए साई एन एक्स एन वाई एन जेड की फॉर्म में, यानी एन एक्स एन वाई और एन जेड की फॉर्म में, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, जैसे अल्फा एक्स और बीटा वाई और गामा जेड। जैसे अल्फा बीटा गामा अलग अलग क्यों आएंगे, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू क्या था आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ एम ओमेगा अपॉन एच कट। तो अगर एन आइसोट्रोपिक है तो ओमेगा एक्स की वैल्यू के लिए आप क्या डिफाइन करोगे, अल्फा, फिर बीटा कोई नया पैरामीटर क्या आएगा आपके पास, एम ओमेगा वाई अपॉन एच कट, फिर गामा आपके लिए किस क्या आएगा, यानी एम ओमेगा जेड अपॉन एच कट। तो ये अल्फा बीटा गामा एक्चुअली ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। साई इज इक्वल टू, ये कंबाइंड वेव फंक्शन क्या मिलेगा, आपने लिखा था ना, जैसे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एक्स एक्सिस के लिए एन एक्स है, फिर वाई एक्सिस के लिए एन वाई, जेड एक्सिस के लिए एन जेड, और एच एन एक्स अल्फा एक्स और इंटू एच एन वाई बीटा वाई और इंटू में एच एन जेड और गामा जेड और इंटू में ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सिमिलरली वाई के लिए और सिमिलरली क्या जगह जेड एक्सिस के लिए, यानी इंटू में ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ई की पावर माइनस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई टू पावर माइनस गामा स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आ जाएगा आपके पास कंबाइंड सिस्टम का वेव फंक्शन कैसे लिखा जाता है। तो 3D अगर एन आइसोट्रोपिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस है तो उसमें एनर्जी की वैल्यू ऐसे एक्सप्रेस की जाती है, और वेव फंक्शन इसको आप आइगन स्टेट कहते हो, उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज यहां से आप जज कर लोगे, एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यूज 0 1 2 3 एंड सो ऑन आपको गिवन ही होती है। तो ये तो हो गया आपके पास एन आइसोट्रोपिक का केस हो गया। अगर आइसोट्रोपिक का केस क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। उसके लिए तीनों एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर उसके लिए अपने लिखेंगे तो क्या एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा, सम करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, उसको भी फर्दर स्टडी करते हैं। और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली आइसोट्रोपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बट एन आइसोट्रोपिक का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। अगर अपने इस आइसोट्रोपिक वाले को अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर ऐसा रिजल्ट आए तो अगर कंबाइंड सिस्टम की एनर्जी की बात करें अपने, जैसे ई एन एक्स एन वाई एन जेड इज इक्वल टू, तो अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड को अगर आपने ओमेगा की इक्वेट कर दिया तो एच कट ओमेगा कॉमन आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट में बनेगा आपके पास यानी एन एक्स प्लस हाफ और प्लस एन वाई प्लस हाफ और प्लस एन जेड प्लस हाफ, और इंटू में क्या आ जाएगा एच कट ओमेगा। एच कट ओमेगा कॉमन आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस 3y2 इंटू एच कट ओमेगा। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन किसके लिए हो जाता है, ये हो जाता है एनर्जी आइगन वैल्यूज फॉर ए गिवन 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी आइगन वैल्यूज का ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे भी एन एक्स एन वाई और एन जेड की वैल्यूज होती है वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट स्टेट्स पूछी जा सकती है, वेव फंक्शन भी लिख देंगे, ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा जेड करके, जो लास्ट में आपने एन आइसोट्रोपिक एक्सप्रेशन लिखा था उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे। इसके लिए कंबाइंड वेव फंक्शन भी आप लिख दोगे। एनर्जी वाले पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एनर्जी वाले रिजल्ट को अगर आपने डिस्कस करें तो क्या क्या रिजल्ट्स यहां से डेराइव कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज होगी आपके पास कि ये एनर्जी आइगन वैल्यूज है। अब एनएक्स, अब यहां पे जैसे अपने लास्ट 1D बॉक्स वाला केस स्टडी किया था या फिर 3D बॉक्स का केस स्टडी किया था, उसमें पार्टिकल के लिए एनएक्स एनवाई एनजेड किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को डिनोट करता है। तो यहां पे भी एनएक्स एनवाई एनजेड है, वो पार्टिकल के किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को डिनोट कर रहा है। तो उसकी क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है वो देखते हैं। तो एनएक्स एनवाई एनजेड की लोवेस्ट वैल्यूज क्या पॉसिबल हो सकती है, 0 0 0।
इसका मतलब 3D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो आइसोट्रोपिक केस के अंदर है, उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की बात करें तो वो क्या होगी 0 + 0 + 0 यानी 3/2 h कट ओमेगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को आप एक्सप्रेस करोगे 0 0 0 इज इक्वल टू 3/2 h कट ओमेगा। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 0 0 1 लिख सकते हो, या फिर आप इसको 1 0 0 लिख सकते हो, या फिर आप इसको 0 1 0 लिख सकते हो। सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी मिलेगी यानी E1 0 0 या फिर इज इक्वल टू E0 1 0 या फिर E0 0 1, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यानी कोई 2 0 और कोई एक 3/2 और +1 क्या होता है 5/2, यानी आपको मिलेगी 5/2 h कट ओमेगा। सिमिलरली आप नेक्स्ट के लिए लिखोगे तो कोई 2 वैल्यूज को 1 1 कर दोगे, फिर नेक्स्ट स्टेट के लिए 3 वैल्यूज को 1 1 कर दोगे, तो नेक्स्ट आगे अप टू जैसे ये ग्राउंड स्टेट है, फिर फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड एंड सो ऑन आप चेक करते जाओगे। तो यहां से आपको साफ साफ पता चल रहा है अब इसमें डिजेनरेसी आ रही है। 1D में डिजेनरेसी नहीं आती, 3 डायमेंशन आते ही, चाहे वो 3 डायमेंशनल बॉक्स हो या फिर 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस हो, उसमें क्या आ जाती है डिजेनरेसी आ जाती है। जैसे ये वाली स्टेट है, ये वाली, ये 3 है तो डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स, बट इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होती है सेम आ रही है। तो डिफरेंट आइगन स्टेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर पार्टिकल की एनर्जी आइगन वैल्यू सेम आ जाए तो ऐसी स्टेट्स को बोलते हैं डिजेनरेट आइगन स्टेट्स। और उसकी डिजेनरेसी कैलकुलेट करनी हो तो कितनी डिफरेंट स्टेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको सेम एनर्जी आइगन वैल्यूज मिल रही है, उन नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स को क्या बोलते हैं डिजेनरेसी ऑफ दैट गिवन पर्टिकुलर स्टेट। तो इसके लिए डिजेनरेसी का आपको सिंबल बताया लास्ट क्लास में, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये फर्स्ट ग्राउंड स्टेट होती है आपकी, वो सिर्फ एक क्या होती है नॉन डिजेनरेट स्टेट होती है 3D के केस में भी और 1D के केस में भी। बाकी ऑल स्टेट्स होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है आपकी डिजेनरेट स्टेट्स होती है, 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के केस में भी और 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में भी। तो ये आपके पास था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर 1D 3D में 2 केसेस होते हैं, आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक। उसमें कैसे रिजल्ट्स होते हैं, उनका कैसे एनालिसिस करना होता है और कैसे उनका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।